विद्यार्थियों, मित्रों, देवियों एवं सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज कथा सम्राट प्रेमचंद, हिंदी कथा साहित्य के सम्राट प्रेमचंद, उपन्यासकार प्रेमचंद, कहानीकार प्रेमचंद की कहानी जो आज भी प्रासंगिक है, नमक का दारोगा। नमक का दारोगा कहानी पर बात करने वाला हूं। आज जो भ्रष्टाचार का आलम रहता है, उसमें दो तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। एक देहाती भाषा में कहें तो एक खीरा चोर, दूसरे हीरा चोर। आप समझ सकते हैं मित्रों, खीरा कौन चोरी करेगा? जिसको खाना हो, जिसको खाने की कमी हो, वह किसी तरह से पेट भरना चाहता है, परिवार का भरण पोषण करना चाहता है और उसको कोई उपाय नहीं चलता और जगह मिलने पर वह खीरा चोरी करता है। हीरा चोर कौन होते हैं? लिविंग स्टेटस को बिल्कुल हाई करना चाहते हैं। वे नोटों का बंडल बना बनाकर गद्दे में रखना चाहते हैं और स्विट्जरलैंड में कहा जाता है कि स्विस बैंक में पैसे रखते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो पैसों से खेलते हैं। इस प्रकार के लोगों पर एक कहानी बैठती है प्रासंगिक। उसकी प्रासंगिकता आज भी है। नमक का दारोगा प्रेमचंद की कहानी। उसमें एक ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार की बात है जो मुंशी बंसीधर, प्रेमचंद की कहानी का मुख्य पात्र है। नमक का दारोगा का मुंशी बंसीधर। उस समय नौकरी वगैरह मिल जाती होगी। जिस समय की बात है, आजादी से भी बहुत पहले की बात है। इस कहानी को जब प्रेमचंद ने लिखा तो उस समय नौकरी मिल जाती होगी। थोड़े श्रृंगार रस के कविताओं के बारे में जिसे जानकारी हो, फारसी का पढ़ाई कर लिया हो, तो वैसे फारसी पढ़े लोगों को नौकरी मिल जाती थी। तो घर की स्थिति ठीक नहीं थी। मुंशी बंसीधर, जो कि मुंशी प्रेमचंद के नमक के दारोगा कहानी के पात्र हैं, उनको मिल जाए नौकरी, ऐसा उनके पिताजी चाहते हैं। उनके पिताजी कहते हैं, बेटा घर की स्थिति ठीक नहीं है, कहीं नौकरी ढूंढो। अब तुम पढ़ लिख भी लिया जो पढ़ना था, तो नौकरी ढूंढो। नौकरी करोगे तो घर का स्थिति सुधर जाएगा। बहुत ही गरीबी है, बहुत परेशानी है। मैं एक बार तुम्हें समझाना चाहता हूं कि देखो, ऐसा नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आमदनी हो। ऊपरी आमदनी होगा तो अच्छा से हम लोग का घर संपन्नता की ओर बढ़ेगा। क्योंकि बेटा, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है। वह तो धीरे धीरे कटते 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 खत्म होते होते अमावस्या को खत्म हो जाता है। फिर बाकी के 15 दिन महीना में कर्ज लेना पड़े। उससे बढ़िया ऊपरी आमदनी का काम ढूंढना। उनका कहने का मतलब यही था। मुंशी बंसीधर के पिताजी इस तरह समझा के भेजते हैं। बंसीधर पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलते हैं। उस समय एक नमक का विभाग गठन हुआ था और वह बहुत ही लाभदायी पद था भ्रष्टाचारियों के लिए, जिसमें कहा नहीं हो, कर्तव्यनिष्ठ जो व्यक्ति नहीं है, धर्मनिष्ठ नहीं है, वैसे व्यक्ति को नौकरी मिल जाए तो बहुत ऊपरी आमदनी हो सकती थी, ओवर इनकम हो सकता था। तो वैसे में नमक के दारोगा कहानी को प्रेमचंद जी ने लिखा। मुंशी बंसीधर के माध्यम से बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। जुड़े रहिए हमसे मित्रों। तो बंसीधर जी जाते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है नमक के दारोगा का। नमक के विभाग का गठन हुआ, नमक के दारोगा का नौकरी मिली उनको और नौकरी मिलने के बाद उनको ड्यूटी मिल जाती है। ड्यूटी जिस तरह से आजकल देखते हैं, पेट्रोलिंग पर पुलिस वाले रहते हैं या कोई भी, तो देखते हैं कि पैसा वसूली हो रहा है, ये हो रहा है, तो उनको भी उसी तरह के किसी नाके पर ड्यूटी मिलती है उस समय के, जहां पर नमक के अवैध कारोबारी भी उनका नमक जाता था। वैसे में एक मशहूर व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति, बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, पंडित अलोपीदीन। तो पंडित अलोपीदीन जी ने नमक का ऐसा कारोबार बढ़ा रखा था। उस समय उनका धंधा तूती बोलती थी उनकी। अभी के अनुसार कहें तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, मीडिया या जो भी कहा जाए, चारों स्तंभों पर पकड़ हो, उस तरह के पंडित अलोपीदीन जी का उस वक्त पकड़ था और उनका जा रहा था। रात के समय में, जब रात के समय में बंसीधर ड्यूटी पर थे, उनकी बैलगाड़ियों से नमक के बोरे लदे हुए गाड़ियां पर गाड़ियां जा रहे हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। तो ऐसे में बंसीधर ने रोक दिया। दारोगा बंसीधर ने सबको रोक दिया। नमक के दारोगा ने सबको रोक दिया और किसी भी हालत में नहीं जाने दिया। उनके लोगों ने बहुत समझाया कि किसी भी हालत में जाने दीजिए आप, नहीं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। आप नहीं जानते हमारे बॉस को,
आज की भाषा में मैं कहूँ तो उनके बॉस को नहीं जानते, ऐसा उनका कहने का मतलब था। बंशीधर कुछ भी नहीं माने, पंडित अलोपीदीन को स्वयं आना पड़ा। पंडित अलोपीदीन एक बहुत बड़े स्टेट के मालिक थे, मतलब बहुत बड़े संपत्ति वाले व्यक्ति थे। उनका बहुत धन संपदा से भरा हुआ व्यक्तित्व था, ऐसा कि उनको सभी लोग जानते थे, मानते थे। तो ऐसे व्यक्ति को आना पड़ा मुंशी बंशीधर को मनाने के लिए, जो एक दारोगा के रूप में वहाँ तैनात थे। तो जब वे जाते हैं मनाने के लिए तो किसी भी तरह से नहीं मानते हैं बंशीधर, 1000 का ऑफर देते। तो 1000 से ऑफर देते देते उनको 40,000 तक पहुंचते हैं और पंडित अलोपीदीन भी थक जाते हैं कि अब उससे ज़्यादा वो शायद दे नहीं पाते, या जो भी स्थिति रही होगी। तो 40,000 तक आते हैं, मतलब अभी के अनुसार अगर माने तो करोड़ों की बात है। तो उस समय उनको मिलना था, बंशीधर ठुकरा देते हैं। और जब ठुकरा देते हैं तो पंडित अलोपीदीन को बहुत गुस्सा आता है। बंशीधर दारोगा के रूप में अलोपीदीन को गिरफ्तार करते हैं, उनको जेल भेज देते हैं, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है पंडित अलोपीदीन को। जब उनको गिरफ्तार करने के बाद बंशीधर आगे बढ़ते हैं तो उनको वो धमकी भी कुछ देते हैं अपनी भाषा में, और न्यायालय में मामला चला जाता है। न्यायालय में ऐसा लगता है जैसे कुछ मजाक हो रहा हो, और सारी स्थितियां, सारे गवाह, सारे कुछ पंडित अलोपीदीन के पक्ष में होते हैं। बंशीधर एकदम बेवकूफ की तरह खड़े होते हैं। न्यायालय उन्हें ही फटकार लगाता है, जिस तरह से अदालतों में सुनते होंगे, फिल्मों में देखते होंगे कि आइंदा आम शहरी को परेशान न किया जाए, अदालत ये पुलिस को हिदायत करती है। तो एक ईमानदार पुलिस वाला भी अच्छा काम नहीं कर पाता है। जो पुलिस वाला ही नहीं, जिस विभाग में जो है कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहता है, धर्मनिष्ठ बनना चाहता है, ईमानदार बनना चाहता है, ऑनेस्ट बनना चाहता है, उसे नहीं रहने दिया जाता। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में सबको संलग्न हो जाना पड़ता है, उस दलदल में सबको घुस जाना पड़ता है। मेरा कहने का ये आशय नहीं है कि सभी लोग उसी तरह के हैं। व्यवस्था में सुधार तो सभी चाहते हैं, पर उस दलदल में सभी फंस जाते हैं और सुधार नहीं पाते। कुछ लोग कोशिश तो जरूर करते हैं। तो उस तरह का है यहाँ पर बात कि अलोपीदीन रिहा हो जाते हैं और इनको ही मुअत्तल कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है बंशीधर को। बंशीधर फिर से बेरोजगार के बेरोजगार अपने घर में आ जाते हैं। पंडित अलोपीदीन का जय जयकार होता है और वो अपने घर चले जाते हैं। उनके जितने भी चेला चपाटी थे, उनके जितने भी भक्त थे, उनके जितने भी झूठे प्रशंसक होंगे जो उनके यहाँ जी खा रहे होंगे, उनकी रोटियों पर पल रहे होंगे अलोपीदीन के, उनकी वाहवाही होती है। उसमें मैंने पहले ही बताया है अभी कि सभी विभाग के लोग संलग्न उनके साथ थे, क्योंकि वे बहुत ही धनी व्यक्ति थे, अमीर व्यक्ति थे। तो सब लोग तो जय जयकार कर रहे थे, पर मन ही मन अलोपीदीन कुछ सोच रहे थे कि ऐसा धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति आज तक हमने नहीं देखा। इतने जीवन में इतने धन कमाया, सभी मेरे टुकड़ों पर दौड़ते रहे, लेकिन ऐसा कर्तव्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं देखा। बंशीधर फिर से बेरोजगार होकर घर चले गए। अब समझ सकते हैं कि जिस बेटे को दरोगा की नौकरी लगे, पिता ऐसा पाठ पढ़ाकर भेजे कि ऊपरी आमदनी का नौकरी ढूंढना, इसके बावजूद भी वह बेरोजगार का बेरोजगार फिर से हो जाए और ऊपरी आमदनी मिलने पर वह ठुकरा दे और घर में आ जाए, तो उसके पिताजी या घर के लोग उसकी कितनी इज्जत करेंगे। वह बेचारा फिर वैसा बेरोजगार निठल्ला घर में बैठा हुआ है, उसकी इज्जत घट गई है और वह ताने सुन रहा है, पिताजी भी डांट रहे हैं। उसी समय पंडित अलोपीदीन उसके घर में पधारते हैं। बंशीधर को लगता है कि पंडित अलोपीदीन फिर से इंसल्ट करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए हमारे घर आए हैं। बंशीधर के पिताजी सोचते हैं कि इनसे माफी मांग लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, और पंडित जी को कहने लगते हैं, पंडित जी गलती हो गई, इससे ये नादान है, अभी बच्चा है, इसको माफ कर दीजिए पंडित जी, इससे गलती हो गई, गलती हो गई। वे घर के अंदर बैठते हैं और बंशीधर से कहते हैं कि तुम्हारे जैसा आज तक हमने देखा नहीं, तुम कर्तव्यनिष्ठ हो, धर्मनिष्ठ हो, मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश है। मैं तुम्हें अपने स्टेट का मैनेजर बनाता हूँ, प्रबंधक बनाता हूँ, मेरी धन संपत्ति की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर होगी, तुम जो है सो इसको संभालो, तुम मैनेजर हो हमारे। वो कहता है मुझ में पात्रता तो नहीं, मैं योग्य तो नहीं, मैं कैसे इस कार्य को कर सकता हूँ, मैं मैनेजर बनने के योग्य नहीं हूँ। कहा कि मैंने योग्यता का पहचान कर लिया है। पंडित अलोपीदीन ने कहा
मैंने योग्यता का पहचान कर लिया है। मुझे वैसी योग्यता नहीं चाहिए जिसमें बेईमानी भरा हुआ हो, मुझे धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ चाहिए, जिसमें निष्ठा भरा हो, निष्ठावान चाहिए, ऑनेस्ट चाहिए, ईमानदार चाहिए, जो तुम हो और वही मुझे चाहिए। इस तरह फिर वो अलोपीदीन के स्टेट के मैनेजर बनने के पेपर पर साइन कर देते हैं, उनके अलोपीदीन साहब के वो मैनेजर बन जाते हैं। और इस तरह से बंसीधर के पिताजी जो समझ रहे थे कि पंडित जी नाराज हैं, उनसे क्षमा मांग लेते हैं, तो वैसी कोई बात नहीं थी, वो तो मैनेजर नियुक्त कर लिए। और प्रेमचंद लिखते हैं कि जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, लक्ष्मी स्वयं उसकी चेरी हो जाती है। अर्थात लक्ष्मी, रुपया पैसा, सारा कुछ संसार का उसकी दासी होती है जो लोग धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। ऐसा कहानी का उनका उद्देश्य है। ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से। और जो व्यवस्था है उसकी सच्चाई को बताते हैं, यथार्थ को बताते हैं। इसलिए यह कहानी यथार्थवादी माना जाता है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी माना जाता है। इस कहानी में आदर्श है, यथार्थ है, पहले यथार्थ और फिर आदर्श की ओर उन्मुख हो गया है, इसीलिए आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी इसको माना जाता है। तो ये थी एक प्रेमचंद की कहानी। आगे भी इस तरह की कहानी को जानने, समझने और भी जानकारियों के लिए मेरे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए हिंदी की पाठशाला बाय अजय पांडे को। बस आज इतना ही, आगे फिर मिलते हैं इस तरह की चर्चा के साथ। नमस्कार।